अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड रेन और उसके इफ़ेक्ट्स वो वाला टॉपिक कवर किया था। आज के लेक्चर में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओज़ोन डिप्लेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट। मे बी आपको ओज़ोन के बारे में कुछ नॉलेज पहले से ही मौजूद हो, तो आज हम ओज़ोन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ओज़ोन क्या होती है, ओज़ोन कहाँ पर प्रेजेंट होती है और ओज़ोन किस तरीके से डिप्लेट हो रही है और ओज़ोन के डिप्लेट होने की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमें फ़ेस करने पड़ सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ये देखें कि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का, और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का ही। डिफ़ाइन ओज़ोन। ओज़ोन क्या है? ओज़ोन इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो बच्चों, ओज़ोन जो है वो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी? ऑक्सीजन की, और इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं कि एलिमेंट्स का एग्जिस्ट करना एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर, उसे हम एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं। It is formed in the atmosphere by the association of oxygen atoms with an oxygen molecules in the mid of stratosphere। अब बच्चों, ओज़ोन जो है वो कहाँ पर फॉर्म होती है? एटमॉस्फियर के अंदर। और एटमॉस्फियर क्या होता है? एटमॉस्फियर जो है वो अर्थ के अराउंड एनवेल्प को कहते हैं, जिसमें डिफरेंट जो गैसेस हैं वो मौजूद होती हैं। इसमें लेयर्स भी मौजूद होती हैं, जैसे मेसोस्फीयर है, ट्रोपोस्फियर है, इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है। तो बच्चों, जो ओज़ोन है वो किस तरीके से बन रही है एटमॉस्फियर में? जब एटम ऑक्सीजन का कंबाइन करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फियर के मिड के अंदर। बच्चों, ये लेयर है। अगर हम एटमॉस्फियर की बात करें तो अर्थ से अगर हम हाइट की तरफ जाना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली जो लेयर आती है ना उसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर के बाद जो दूसरी लेयर आती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जो कि 50 किलोमीटर्स तक अबव फैली होती है। अब 50 किलोमीटर्स तक तो ये अबव मौजूद होती है, तो इसी वजह से हम उसके जो लेयर्स हैं ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लोअर लेयर, फिर उसके बाद मिड लेयर, फिर सबसे ऊपर हम कहते हैं अपर लेयर। तो बच्चों, जो ओज़ोन है ना उसकी हायर जो कंसंट्रेशन है वो स्ट्रेटोस्फियर के मिड में लाई करती है। और किस तरीके से ओज़ोन बनती है? सन की तरफ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो अर्थ की तरफ आती हैं। अब ओज़ोन अब जो स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर की जो अपर लेयर है वो अब्जॉर्ब करती है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। अब वो क्या करती है? कुछ रेडिएशंस अब्जॉर्ब करती है और कुछ रेडिएशन जो हैं वो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है सन की तरफ ही। अब अपर जो स्ट्रेटोस्फियर की लेयर है, जब वो अब्जॉर्ब करेगी हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, तो बच्चों जब वो फ़िल्टर हो के आप कह लें कि जब मिड तक वो आएगी तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो नहीं रहेगी जो कि सन से आने वाली रेडिएशंस की थी। क्लियर? तो जो अपर लेयर है ना वहाँ पर कंसंट्रेशन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन नहीं होते बल्कि डीकम्पोज होते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फियर की, तो वहाँ पर चूँकि टेम्परेचर जो है वो बकदरे लो होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अगेन कंबाइन होते हैं और वहाँ पे ओज़ोन लेयर जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्लियर है बच्चों? तो ओज़ोन इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फियर। ओज़ोन तो तकरीबन तमाम एटमॉस्फियर में मौजूद है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया उसकी जो हायर कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन जिसे हम ओज़ोन लेयर कहते हैं, वो स्ट्रेटोस्फियर के मिड में लाई करती है और उसकी रेंज है 25 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसके बाद बच्चों, ओज़ोन लेयर सराउंड्स द ग्लोब। ओज़ोन लेयर पूरी दुनिया में फैली हुई है एंड प्रोटेक्ट अर्थ लाइक अ शील्ड फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सनलाइट।
आप देखें कि वो हायर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही हैं, जो कि ख़तरा है हमारे लिए, उसको ये क्या करती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट प्रोवाइड करती हैं, एज अ शील्ड का काम करती हैं। अदरवाइज़ जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वुड कॉज स्किन कैंसर, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। थस ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर इज़ बेनिफिशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करना, इसके ओजोन लेयर का होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद बच्चों पेज आप ओपन करेंगे 130 अपनी बुक का, तो इसमें लिखा हुआ है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अगर नॉर्मल कंडीशंस हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं तो ओजोन कंसनट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर रिमेंस नियरली कांस्टेंट। तो ओजोन की जो कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू अ सीरीज ऑफ कम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस। एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं? देखें कि ओजोन जो है, आपको मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलते हैं, ओजोन बनती है, फिर दोबारा डीकम्पोज होती है। ये प्रोसेस ऐसे ही नेचुरली जो है ना वो अकर होता रहता है। बट दिस ओजोन लेयर इज़ बीइंग डिप्लेटेड थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो ओजोन लेयर है ये डिस्ट्रॉय हो रही है, ये ख़राब हो रही है, फट रही है एक जगह से। किस तरीके से? अब देखें, जैसे आपको मैंने बताया था प्रीवियस टॉपिक्स में, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आर्टिफिशियली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आप कह लें, इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो पोल्यूशन का बायस बनती हैं। इसी तरीके से ओजोन लेयर को मेजर जो चीज़ डिप्लेट कर रही है ना वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो यूज़ होती हैं रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, ये मेजर कॉज है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर टूटने का। दीज कंपाउंड्स लीक इन वन वे और अदर एस्केप एंड डिफ्यूज टू स्ट्रेटोस्फीयर। अब जब ये कंपाउंड जो हैं वो हवा में मिक्स होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट है तो उसको वो डिस्ट्रॉय करती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, अब ये दीज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं वो ब्रेक करती हैं बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर। बेसिकली मेजर जो है वो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड होता है। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो इसी बॉन्ड को ब्रेक करती हैं, और ब्रेक करने के साथ साथ क्या करती हैं? क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जनरेट करती हैं। देखें यहाँ लिखा हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, रिएक्शन है, इस पर हायर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, तो CFCl2 और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। इस पर आपने लाजमी डॉट मेंशन करना है, ये फ्री रेडिकल को डिनोट करता है। दीज फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं काफ़ी रिएक्टिव हैं। इवन जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देती है। अब देखें ओजोन O3 था, जब क्लोरीन फ्री रेडिकल्स इसके साथ कंबाइन होगा तो ऑक्सीजन एटम बनाना उसने शुरू कर दिया। अब देखें उसके बाद अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल, अगर मैं एक सिंगल क्लोरीन फ्री की रेडिकल की बात करूं तो ये कितना डेंजरस होता है। अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs इज़ कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग अप टू मैनी लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। कितने लाखों ओजोन मॉलिक्यूल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। देख लें एक सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल कितना हार्मफुल है। द रीजन इन विच ओजोन लेयर डिप्लेट्स इज़ कॉल्ड ओजोन होल। अब जहाँ से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती है ना, उस रीजन को, उस लेयर को हम कहेंगे, उस रीजन को हम कहते हैं कि यहाँ ये है ओजोन होल। अब बच्चों इसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स को भी डिस्कस करना है। मैंने आपको बताया कि ओजोन जहाँ से डिस्ट्रॉय होती है फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। एक तो इफ़ेक्ट बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए तो मेजर कॉज उसका क्या होगा? स्किन कैंसर। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन कॉज स्किन कैंसर टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। इसके बाद सेकंड वन इसका, ओजोन लेयर की कंसनट्रेशन अगर डिक्रीज़ करेगी तो उससे इन्फेक्शियस डिसीज़ ज़्यादा हो जाएंगे, जैसा कि मलेरिया। थर्ड वन, इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिसरप्टिंग द फूड चेन। अब ऑब्वियसली बात है, जब ओजोन लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय शुरू हो जाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है वो ख़तरे में आएगा, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और फोर्थ वन, इट कैन चेंज द विंड पैटर्न्स। अब विंड पैटर्न्स को भी ये चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस का भी हमें देखनी पड़ जाती हैं। सडन क्लाइमेट चेंज भी देखना पड़ जाता है। जैसा कि स्पेशल उसने कहा कि एशिया और पैसिफिक जो ओशंस हैं विल बी द मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रीजन्स कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि ये फेस करते हैं क्लाइमेट चेंज इन
इंड्यूस्ड माइग्रेशन ऑफ पीपल क्राइसिस, और यहाँ से इन इलाकों की अंदर से फिर लोग जो है वो मजबूरी के तहत वहाँ से माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों ये आपका लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और यहाँ पे आपका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 14 ये फ़िनिश हो चुका है। आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है, लर्न करना है, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपने एक पेज पे नोट कर लेने हैं। फिर जब आप रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आपने इंशाल्लाह वो हमसे आके करने हैं। हम आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उसके बारे में गाइड करेंगे। तो बच्चों बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।